नाज़रीन, रीजन में बड़े गहरे काले घने बादल जो है वो मंडला रहे हैं जंग के। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जो इसराइल ने बिट्रेल किया है और वायलेट किया और धोखा दिया और डिसेप्शन की है, हस्बे रिवायत अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जो उसने जो यहां पर डिसेप्शन की है और गजा में जो उसने हमले शुरू कर दिए हैं, एक तो रीजन में बहुत ही गम है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि इसराइल ने जो सीज़फायर तोड़ा है। पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में फिर मुजाहरे जब शुरू होने जा रहे हैं। ये जो इसराइल का न्यू चैप्टर है, ये भी बुरे तरीके से जब फेल होगा। इसराइल अभी तक अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद अपने कोई भी स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करने में नाकाम हुआ है और अब भी वो जो है वो नाकाम होगा। सिविलियंस को मारने में किसी को कोई कामयाबी हासिल नहीं होती है। तो सूरत हाल इस वक्त बहुत ज्यादा टर्माइल है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेबनीज प्रेसिडेंट, उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया है लेबनीज आर्मी को कि वो इजरायली फौज के ऊपर अटैक कर दे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इजरायली फौज जो लेबनान में घुसी है, इस पर अब लेबनान का जो सब्र का पैमाना है लिबरेज हो चुका है। लेबनान के प्रेसिडेंट ने यह ऑर्डर कर दिया है कि अगर जो ही इजरायली फौज आगे बढ़े उसके ऊपर लेबनीज आर्मी धावा बोल दे, हमला कर दे। इस ऑर्डर की अहमियत इस हवाले से बहुत ज्यादा है कि कोई भी मिडिल ईस्ट की रियासत, पहला इस नौयत का ऑर्डर है कि किसी स्टेट आर्मी को यह ऑर्डर दिया गया है कि वो हमला करे इजराइल के ऊपर। यानी ईरान के साथ जाऊंगी, ईरान का मामला तो डिफरेंट है ना। हम गल्फ की बात करें, जॉर्डन की करें, मिस्र की करें, टर्की की, शाम की, लेबनान की, ये जरा इनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव और इजराइल और अमेरिका के साथ जा रहे हैं, ये एंगेज कर रहे हैं। तो यानी ये पहला इस नौयत का ऑर्डर है मिडिल ईस्ट की किसी भी रियासत की जानिब से कि जिसमें स्टेट आर्मी को, हिजबुल्लाह को स्टेट आर्मी नहीं है, अंसारुल्लाह को स्टेट आर्मी नहीं है और अंसारुल्लाह वैसे भी कोई जमीनी जंग तो नहीं हो रही। तो ये पहला मिडिल ईस्ट की स्टेट आर्मी, उसको ये ऑर्डर गया है कि इजराइल के ऊपर हमला कर दिया जाए। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन एक भी स्टेट आर्मी इजराइल के साथ भिड़ गई, आप देखेंगे कि फिर एक के बाद एक मुल्क जब उसके अंदर शामिल हो जाएगा, चाहते ना चाहते हुए। जिस दिन एक भी स्टेट आर्मी, तो लेबनीज प्रेसिडेंट ने यह ऑर्डर जब दे दिया। और इसके साथ ही बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। यानी इस एक ऑर्डर के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। एक तो यह है कि जो अमेरिकन एनवॉय हैं, जो धमकियां दे रहे थे और अल्टीमेटम दे रहे थे, आज हिजबुल्लाह को डिसआर्म करो, कल करो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो बहुत बुरे तरीके से वो अमेरिकन एनवॉय जब वो फेल हो गए हैं और उनकी पॉलिसी डिजास्टर साबित हुई है और उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि देखिए, ये गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका की बात सुन रही थी, अमेरिका के साथ चल रही थी और अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ अमेरिका के साथ चल रही थी। लेकिन अमेरिका ने एक भी इन गवर्नमेंट्स की कोई बात नहीं सुनी। सिर्फ इजरायली जो अग्रेशन है उसको इंपोज करने की जब वो कोशिश की है, तो उसका नतीजा ये यहां पर निकल आया। यानी वो ये समझ रहे थे कि ये बिल्कुल वो दबा देंगे, लेकिन नतीजा जब वो उसके बिल्कुल उलट आया। और ये जो ऑर्डर है नाज़रीन, इससे हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी फतह हो गई है, रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी फतह हो गई है। वाई और कैसे? वो ऐसे नाज़रीन के लेबनान ने भी, लेबनीज गवर्नमेंट ने भी और लेबनीज आर्मी ने भी वही पाथ लिया है जो रेजिस्टेंस का पाथ है, द पाथ ऑफ कन्फ्रंटेशन। इजराइल सिर्फ एक ही जुबान समझता है, वो ताकत की जुबान है। लेबनीज गवर्नमेंट इतना ज्यादा कोऑपरेट इजराइल और अमेरिका के साथ कर रही थी जिसका कोई अंदाजा नहीं है। 4500 वायलेशंस हैं जब से सीज़फायर हुआ है, अनगिनत उनकी एयर स्ट्राइक्स हैं। तो लेबनीज हुकूमत ने आगे से कुछ भी नहीं किया है। इससे ज्यादा और कोऑपरेट क्या होगा? इतना कोऑपरेट लेबनीज गवर्नमेंट कर रही थी अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ, लेकिन उसका नतीजा वो नहीं निकला जो अमेरिका सोच रहा था। उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला है। तो रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी क्या थी कि इजराइल सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। लेबनीज गवर्नमेंट जो ज़ाहिर के पीछे अरब्स की वो सारी आइडियोलॉजी है, नहीं, उनकी बस बात सुन लो जैसे वो कहते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और उसका नतीजा कभी निकल भी नहीं सकता है। आज तक ना निकला है, ना गजा में, ना शाम में, ना लेबनान में। अब आप देखिए ये जो अप्रोच का फर्क है नाज़रीन, कैसे रीजन की अप्रोच तब्दील हो रही है। शाम पर हमला हुआ, अल-शरा जो है उसने सबसे पहले आकर क्या बयान दिया, हिजबुल्लाह और ईरान हमारे कॉमन एनिमीज है। इजराइल जैसे मुल्क के साथ आज कोई यूरोप का कंट्री भी नहीं कह सकता कि हम और इजराइल एक हैं और हमारा ये कॉमन एनिमी। कोई मुल्क ये दावा नहीं कर सकता। शाम का हुक्मरान आकर ये दावा कर रहा है कि इजराइल और हम एक हैं और हमारे ये कॉमन एनिमीज है। डिजास्टरस। नतीजा क्या निकला? इजराइल को रहम खाया, हमला कर दिया। वही अल-शरा जो वेस्ट की हिमायत से आया था, मॉस्को पहुंचा, जी हमारी मदद की जाए। उसी मॉस्को जिसको निकालने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया, उसी मॉस्को के पास पहुंचा। क्या अप्रोच में तब्दीली? किस वजह से? इजरायली हमलों की वजह से। कतर पर हमला हुआ, रीजन के अप्रोच में तब्दीली। और आज लेबनान में आप देख रहे हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट को जो ओवर हाइप्ड है, इसकी पावर ओवर हाइप्ड है और इसका वजूद एक वायलेंस है और इसका वजूद एक एंडलेस वॉर्स है और घमंड, ये चल नहीं सकता है। इसको अल्टीमेटली जब कोलैप्स होना, अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद इसको आखिरकार जब कोलैप्स होना है और इंसानियत की वो बहुत बड़ी निजात का दिन होगा और ओआईसी वर्ल्ड के जो उरूज का और प्रॉस्पेरिटी का आगाज होगा जिस दिन ये एंटिटी जो है वो कोलैप्स होगी। और इस वक्त गजा में इजराइल के हमले हो रहे हैं।
रेजिस्टेंस इस वक्त जो है वो गारंटर्स के जवाब का इंतजार कर रही है, जवाब चाहिए, इसका इंतजार रेजिस्टेंस इस वक्त कर रही है। और उन्होंने कहा कि हम हमला करेंगे। और हुतीस अंसारुल्लाह इस वक्त हमास के उसका इंतजार कर रहे हैं कि हमास क्या कहती है। भाई अंसारुल्लाह इंतजार कर रहे हैं और वो इजराइल के ऊपर इस वक्त जब हमला करने के लिए तैयार बैठे हुए बिल्कुल, क्योंकि अंसारुल्लाह ने कहा था कि इस सीज वार के सबसे बड़े गारंटर हम हैं, हम इसके जो पहरेदार हैं। तो अंसारुल्लाह सिर्फ रेजिस्टेंस का इंतजार कर रहे हैं और रेजिस्टेंस जो है वो टर्की, मिस्र और कतर इनके जवाब का इंतजार कर रही है कि इंप्लीमेंट करवाओ या फिर हम हमला जो करने जा रहे हैं। उधर सूडान के अंदर सूरत हाल नाज़रीन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बड़ी ही पेनफुल सूरत हाल है। एक प्रॉपर जेनोसाइड सूडान में हो रही है, बहुत ही दिल दहला देने वाले वाकयात वहां से जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह से वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, इंसानियत काम गई है और बहुत ही इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है दुनिया के लिए कि वो रोकने में नाकाम हुआ है। और सिक्योरिटी काउंसिल का इस वक्त हंगामी इजलास है वो बुला लिया गया है और उसमें भी अफसोस की बात यह है कि ओआईसी, अरब लीग, नन ऑफ द फोरम जो है वो सूडान के मामले पर सामने आया है। अल्टीमेटली बरतानिया ने उस पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया है, ओआईसी ने कोई इजलास नहीं बुलाया है और ना ही अपना इजलास बुलाया है, ना ही सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इजलास जो वो रिक्वेस्ट किया है, ना ही अरब लीग ने कोई ऐसा इजलास जो रिक्वेस्ट किया है, ना ही किसी और फोरम पर यह बात जब सामने आई। सूडान में इस वक्त जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, आप अगर वो देखें और सुने तो ये क़यामत एक बर्पा है इस वक्त सूडान के अंदर। तो मिडिल ईस्ट का एक मुल्क जो है वो इन्वॉल्व है और सूडान ने इल्जाम लगाया कि ये जो अभी ताजा तरीन दोबारा ये सारी लड़ाई वहां पर शुरू हुई है, लड़ाई जारी है, लेकिन उसमें जो तेजी आई है और जो अल फिशर सिटी है जिस पर हमला हुआ है और वहां पर ये सारा लोगों को मारा जा रहा है, तो वो नहीं होता अगर मिडिल ईस्ट का एक मुल्क जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता और वो बरह रास्त फंडिंग ना कर रहा होता। तो उस मुल्क के ऊपर इस वक्त संगीन इल्जाम जो है वो लग रहे हैं और वो और इजराइल जो आपस में अलायंस में है। और उधर ट्रंप ने जो नाज़रीन ऑर्डर कर दिया है न्यूक्लियर टेस्ट करने का इमीडिएटली। आलमी मंजरनामे के ऊपर ये बहुत बड़ी एस्केलेशन हुई है। ट्रंप ने इमीडिएटली न्यूक्लियर टेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया है, जिसके जवाब में रशिया ने कहा है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो हम भी जवाब में न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। और इसका मतलब यह है कि जो हमारे पुराने दहाइयों के पुराने मुआहदे हैं वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे। उधर से अमेरिका न्यूक्लियर चलाएगा तो इधर से जब हम न्यूक्लियर जब चलाएंगे तो ये सूरत हाल वहां पर इस तरह से खराब हो गई है। सबसे पहले जो लेबनान से आ रही है सूरत हाल और जो डेवलपमेंट्स आ रही है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो यूएस एनवॉय है टॉम बैरक, वो लेबनान का दौरा करने जा रहे थे और उन्होंने ये कहा कि मैं लेबनान को आखिरी चांस देने जा रहा हूं। आप जरा उनकी लैंग्वेज देखें, आखिरी चांस देने जा रहा हूं, अल्टीमेटम देने जा रहा हूं कि वो फौरी हिजबुल्लाह को इंतजाम करे, वरना हम इजराइल को इस पर छोड़ देंगे, नेतन्याहू को इस पर छोड़ देंगे, लेबनान पर छोड़ दिया जाएगा और लेबनान का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और इजराइल और नेतन्याहू के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। ये उसकी लैंग्वेज थी। ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर्स ये किरदार है और अमेरिकन इंटरेस्ट को ये बंदा जब वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि इस वक्त वो सारे जो अल्ट्रा प्रो इजराइल और ज़ायनिस्ट हैं वो मिडिल ईस्ट में इस वक्त, जैसे यूएस एम्बेसडर इजराइल में बैठा हुआ है, तो वो सारे वो लोग आए हुए हैं और वो बहुत ज्यादा अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात और तहरीक अमेरिका में भी आगे जब बढ़ रही है। तो एस्टिमेट अमेरिका का ये था कि भाई प्रेशर डालेंगे तो ये बिल्कुल, लेबनीज गवर्नमेंट तो वैसे ही उसका कोई हाल हवाल नहीं है, लेकिन नतीजा कुछ और निकल आया और लेबनान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि फौरी हमला कर दिया जाए इजराइल के ऊपर, जो इजरायली फौज। और उसकी वजह यह है कि इतने महीने हो चुके हैं और लेबनीज गवर्नमेंट अब चल नहीं सकती है। अब पॉइंट वो पहुंच गया है, लेबनीज गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। वो कैसे? कमजोरी गवर्नमेंट है, उसकी एक आर्मी है और उधर इजरायली फौज घुसती है और उसने आकर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मारा है और सिविलियंस को मार रहे हैं। उधर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, साथ जमीनी फौज घुसी हुई है। तो कई महीनों से यह तमाशा चल रहा है। तो काहे की गवर्नमेंट और काहे की फौज जो अपने लोगों की और अपनी टेरिटरी की हिफाजत नहीं कर सकती और एक पिट्ठू बनकर बैठी हुई है, कठपुतली बनकर बैठी हुई है, तो अब वो पॉइंट आ गया कि गवर्नमेंट नहीं चल सकती, तो अब एक्शन लेना है। नहीं, अब मामला देखें, या तो ये होता ना कि अमेरिका लेबनान की बात सुनता और इजरायली हमले रुकवाता, तो ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया, हमले जारी। और अब जो सबसे बड़ा वाकया हुआ है, उसने ट्रिगर कर दिया सूरत हाल को कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसकर इजरायली फौज ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जब वहां पर मारा और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहां पर सोए हुए थे इन द स्लीपिंग सिचुएशन, उनको जब बेरहमी के साथ जब वो मारा गया, तो इस वक्त लेबनान में बहुत गुस्सा है और सारी उंगलियां लेबनीज गवर्नमेंट की तरफ उठ रही हैं। और लेबनीज गवर्नमेंट में भी दो बंदे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, जो तीसरी शख्सियत है नबी बैरी, वो तो क्लियरली उनका स्टांस वाज़ेह है और वो रेजिस्टेंस के साथ खड़े हैं। तो अब उनको ऑर्डर करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जब वो इजरायली फौज के ऊपर हमला कर दिया जाए, जो ही आप आगे बढ़े, अगर ये देखें, अगर ये झड़प हो जाती, अगर ये लेबनीज आर्मी इजरायली फौज के ऊपर हमला कर देती है, तो फिर आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के जवाल में एक और बड़ा कील जब ठोक दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप देखेंगे पूरा मिडिल ईस्ट, अब टर्की ने इस मौके के ऊपर अपनी फौज को एक्सटेंड किया है। टर्की ने इस मौके के ऊपर अपनी फौज की जो प्रेजेंस है लेबनान के अंदर, उसको एक्सटेंड किया है और हिजबुल्लाह अपनी पूरी आबोताब के साथ जब वहां पर मौजूद है। तो अब आप देखिए, लेबनीज प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्ट आर्मी
टू कन्फ्रंट एनी इजरायली इनकर्जन इन सदर्न लेबनान। भरपूर अंदाज के अंदर इजरायली फौज को जवाब दिया जाए। लेबनीज आर्मी टू कन्फ्रंट इजरायली अटैक इनटू लिबरेटेड लेबनीज टेरिटरी इन द साउथ। और लेबनान के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये देखिए, एक सीज फायर हुआ था, उसकी एक कमेटी बनी थी जिसमें अमेरिका था, बाकी थे, एक कमेटी बनी थी कि वो सीज फायर को मॉनिटर करेंगे। तो लेबनान के प्रेसिडेंट ने कहा कि वो कमेटी जो है वो काम करने में नाकाम हो चुकी है। आई रिक्वेस्टेड द आर्मी कमांडर टू कन्फ्रंट इजराइल इन डिफेंस ऑफ लेबनीज टेरिटरीज एंड सिटीजन सेफ्टी। गवर्नमेंट चल नहीं सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अल-शरा नहीं चल सकता, तो उसको एक्शन लेना पड़ा ना, मॉस्को जाना पड़ा, वहां पर यह कहना पड़ा कि आप फौजें यहां पर लेकर आए, वहां पर यह कहना पड़ा कि बेसेस आप रखें, फौजें शाम में जब डिप्लॉय करें, गुलान हाइट्स मांगनी पड़ी इजराइल से, इसलिए अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हो सका। चल नहीं सकता है, आप अपने मुल्क को इस तरह से भेज दें, इजराइल हमला कर रहा है और आप इजराइल को दोस्त कहते रहे, ये चल नहीं सकता है। फिर आपको ये माम उठाकर फेंक देंगे, भाई आप कौन है, ये कौन सी पॉलिसी जिसको आप परसू कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कि इस डायरेक्शन का और इस अटैक का मतलब यह है, इस ऑर्डर का मतलब यह है कि जो एक प्रोसीजर बनाया गया था, जो एक अप्रोच थी कि भाई इजराइल को इस अप्रोच के साथ रोका जा सकता है, वो अप्रोच फेल हो गई है। और जो एक मैकेनिज्म बनाया गया था कि भाई इसमें ये अमेरिका इन्वॉल्व है, फलाना इन्वॉल्व है, तो इस तरह से इजराइल को रोका जाएगा, और हिजबुल्लाह का स्टांस दूसरा था, तो वो सारी चीज फेल हुई है। यानी देखें, लेबनीज गवर्नमेंट, वो कमेटी, अमेरिका, मिडिल ईस्ट का मुल्क, वो तो उनका तो रास्ता बिल्कुल डिफरेंट था। तो अब वो बिल्कुल छलांग लगा के रेजिस्टेंस वाले रास्ते के ऊपर जब आ गए कि कन्फ्रंटेशन। और देखिए, सबसे डिजास्टर जो रही है वो खुद लेबनान का मामला सबसे ज्यादा डिजास्टर है। ईरान का सीज फायर हुआ, अभी तक इजराइल वायलेट नहीं कर सका। जब इजराइल हमला कर देगा, ईरान के ऐसे मिसाइल जब वो बरसेंगे कि इजराइल को पता लग जाएगा, इसी वजह से अभी तक वो वायलेशन नहीं कर सका। गजा पर हमले शुरू हुए, हमास ने फौरी कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हमला करेंगे। तो डिजास्टर लेबनान में हुआ है। अगर हिजबुल्लाह को भी फौरी ये जवाब देने दिया जाता तो ये इजराइल की इतनी जरूरत ना होती। तो ये फर्क है, जो सबसे कामयाब मॉडल इजराइल ने अप्लाई किया वो लेबनान के ऊपर किया कि हमले भी हैं, आगे से जवाब भी कोई नहीं है, तो उसकी जिम्मेदार लेबनीज गवर्नमेंट है। और हिजबुल्लाह ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जबरदस्त इकदाम जब उठाया है, और 11 महीने जो डिजास्टर पॉलिसी जारी रखी है, अब उसको खत्म करने का जब वक्त है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो इसका मेन जिम्मेदार है, उसने ग्रीन लाइट दिया इजराइल को इस एग्रेशन की और एस्केलेशन की, तो लेबनान को वही करना चाहिए जो लेबनान के इंटरेस्ट के अंदर है। तो वो बिल्कुल वो बात रेजिस्टेंस को डिसार्म करेंगे, पहले भी हम कहते रहे वो फेल होगी, वो फेल हो चुकी है। तो आज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जब वो आ गया, इजरायली ड्रोन्स है वो बेरूत के ऊपर इस वक्त देखे जा रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है लेबनान के मामले में, अगले घंटों के अंदर कुछ भी हो सकता है। गजा में इजरायली हमले इस वक्त हो रहे हैं, इजरायली एयर स्ट्राइक जब वो हुई है वहां पर, और नॉर्थ गजा के अंदर शहादतें हुई हैं अटैक्स में, और इजरायली पब्लिक ने नेतन्याहू को शाबाश दिया कि उसने जो हमले किए गजा पर। आप जरा अंदाजा करिए, तो प्रॉब्लम सिर्फ नेतन्याहू नहीं है, प्रॉब्लम पूरी वो इजरायली सोसाइटी है जो एक्सट्रीमिज्म के अगले दर्जे पर जब वो पहुंच चुकी है। ईरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने यह कहा है कि चाइना इस वक्त रेयर जो मटेरियल है, जो डेंजरस मिसाइल्स बनाने के लिए जरूरी होता है, वो ईरान को पहुंचा रहा है, और ईरान तेजी के साथ डेंजरस मिसाइल्स जो है वो बना रहा है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस सेज ईरान इज रीआर्मिंग डिस्पाइट यूएन सैंक्शंस विद चाइना's हेल्प। ईरान इज सीक्रेटली रीस्टोरिंग इट्स मिसाइल प्रोग्राम विद सप्लायर्स फ्रॉम चाइना, CNN। और 2000 टन ऑफ सोडियम जो है, सोडियम ये चाइना से ईरान को शिपमेंट इसकी पहुंची है। ये सोडियम जो है, ये मटेरियल जो है, ये की कंपोनेंट है जो सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है ईरान के मीडियम रेंज मिसाइल्स के अंदर, उसके लिए ये की कंपोनेंट है, इसके बगैर वो बन नहीं सकते हैं। हैव अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास। ये जनाब अली आज एक और बॉम्बशेल जब इजराइल के ऊपर गिरा है। तो ईरान इस तरह से, ये बहुत अगले लेवल के ऊपर इनके ताल्लुकात चाइना रशिया के साथ जब वो बड़े अगले लेवल के ऊपर जा चुके हैं, और बहुत कुछ हो रहा है, पस से पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। उधर ट्रंप और चाइना की जो मुलाकात चाइना के सदर की हुई है, बिल्कुल वो कोई कामयाबी अमेरिका को हासिल नहीं हुई, कोई कामयाबी ट्रंप को हासिल नहीं हुई। जैसे हम बयान कर रहे थे, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कोई अमेरिका अपनी बात चाइना से नहीं मनवा सका। उनकी बुनियादी डिमांड ये थी कि चाइना रशिया से पीछे हटे, चाइना ईरान से पीछे हटे, चाइना इनका ऑयल लेना जब वो बंद करे, वो चाइनीज इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अनरिस्ट्रिक्टेड मिनरल्स की एक्सेस चाहते हैं। बिल्कुल डिजास्टर हो गया है। ट्रंप जो वो बिल्कुल ट्रेड वॉर जो हार चुका है, उसने बहुत इसमें खोया है, और इसके अभी मजीद नताज आएंगे। खुद दी अटलांटिक, अमेरिका का बहुत बड़ा मैगजीन क्या लिख रहा है, अभी ये हमारा कोई तजिया इसमें नहीं है। दी अटलांटिक, द यूएस इज ऑन ट्रैक टू लूज अ वॉर विद चाइना। बिल्कुल मुकम्मल जंग हारने जा रहा है अमेरिका चाइना से। उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसके ऊपर खड़ी हुई है। मॉडर्न वॉरफेयर जो है, नॉट बाय इंडिविजुअल वेलर, कि एक इनफरादी शख्स, एक शख्स जो है वो खड़े होकर ललकार ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ट्रंप इधर भी धमकी, उधर भी धमकी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असल में ये चीजें हैं जो असर डालेंगे, और उसमें चाइना आ गया।
चाइना, देखिए चाइना को नहीं झुका सके, चाइनीज इकोनॉमी को वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे, चाइनीज मिलिट्री आगे बढ़ रही है, चाइनीज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो ओनली कंट्री इस वक्त ऑन प्लेनेट है। देखिए रशिया का मामला डिफरेंट, रशिया को बड़ी इकोनॉमी नहीं है अमेरिका के कंपैरिजन के अंदर। असल मामला चाइना का है, चाइनी इकोनॉमी, चाइना की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट अमेरिकन इकोनॉमी को अप्रोच कर गई है। तो ये पहली बार हो रहा है अमेरिकन हिस्ट्री में, ये पहली बार हो रहा है कि उनका जो टाकरा है वो किसी ऐसी ताकत के साथ हो रहा है जो बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है, अमेरिका के बराबर की इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका को लीड कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर वो इतनी वाइज है कि वो जंगों में नहीं है, बल्कि वो तो इत्तेहाद बना रही है। अमेरिका सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का उठाता है कि वो जैसे सोवियत यूनियन है, इधर जंग उधर जंग, तो चाइना तो इत्तेहादी बना रहा है, वो तो किस जंग में है ही नहीं। ये चाइना का इस वक्त का सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये विजडम, ये पेशेंस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, आराम से बैठे हुए हैं। तो ये डिजास्टर है, ये अमेरिकन एम्पायर जब वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन के अंदर जा रहा है, और जब ये इजराइल की जंगों में मसरूफ थे, उधर चाइना जब वो तरक्की कर रहा था और चुपके से। अभी ये बुश के दौर की बात है जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का चाइना को हिस्सा बनाया गया है, तो अमेरिका ने कहा क्या चाइना को शामिल कर लिया, तो मैं मजाक बनाया जाता था चाइना कि चाइना क्या है। 20 साल लगे, आज देखे कि वो अमेरिका के सामने पूरी आबोताब के साथ खड़े हैं। अच्छा, इसके साथ ट्रंप ने कहा है कि रिज्यूम कर दिए जाए न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, और साथ ही साउथ कोरिया को ग्रीन लाइट दे दिया कि वो न्यूक्लियर सबमरीन जब वो बना ले, फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्ट जब वो शुरू किए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कहा गया फौरी तौर पर। अच्छा, और साउथ कोरिया को ग्रीन लाइट है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना ले, और ट्रंप ने कहा कि चूंकि $350 बिलियन जब साउथ कोरिया इन्वेस्ट करेगा अमेरिका के अंदर, तो इसके यानी इस वजह से वो ग्रीन लाइट दे दी गई है। तो $550 बिलियन जापान कर रहा है, $350 बिलियन साउथ कोरिया कर रहा है। तो अमेरिका, देखिए अमेरिका अपने तादियों को ताकतवर नहीं बना रहा है, कमजोर बना रहा है। भाई 350 साउथ कोरिया देगा, $550 बिलियन जापान देगा, वो क्या वहां दरख्तों पर पैसे लगते हैं, कहां से देंगे वो इतना ज्यादा पैसा? उसके बाद उनकी अपनी इकोनॉमी की क्या हालत जब रह जाएगी। तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आ सकता है, तो वहां पर अमेरिकन फौज बैठी हुई है। तो चाइना से मुझे बताइए, यूरोपीय यूनियन से उन्होंने ये कमिटमेंट ली, उन्होंने जनाबे अली जो है वो जापान से ली, बाकी अपने तादियों से ली, चाइना से ऐसी कोई कमिटमेंट ले सके? तो बुनियादी चीज तो थी कि चाइना से भी ऐसे डील करते हैं कि चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट भी करेगा, इतने बोइंग भी खरीदेगा, ऑयल भी अमेरिका से खरीदेगा, रशिया से नहीं खरीदेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां पर फौजें बैठी हुई हैं, यानी वो बिल्कुल एक जेर असर है अमेरिका के, तो उनसे ये पैसा लेना उनको कमजोर करेगा, ताकतवर नहीं बनाएगा। तो रशिया ने कहा कि हम फौरी जो है वो हम भी टेस्ट करेंगे। अगर वो टेस्ट करने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमने जो मिसाइल फायर किए हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं है, वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का टेस्ट है, तो आप वैसे कर ले, लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव को फायर करना, ट्रंप तो उसका ऑर्डर दिया ना भाई। जो रशिया ने किया है वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, उसमें न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था कि न्यूक्लियर बम चला है, बम नहीं चला है, वो एक मिसाइल था, वो टेस्ट हुआ है। तो ट्रंप ने जो ऑर्डर दिया है उसमें न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो डेटोनेट होगा। तो रशिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो रशिया ने कहा हम भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है, और साथ उन्होंने कहा है कि इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो खराब हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो नाज़रीन, सूडान सूरत हाल बहुत खराब है, और सूडान ने यह कहा है कि यूएई ने डायरेक्टली फंड किया आरएसएफ को, जिसके नतीजे में फॉल ऑफ अल फशर हुआ है, जो सिटी जहां इस वक्त बहुत ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है। तो सूडान ने कहा है कि भाई ये पीछे इन्होंने किया, तो इन पर बहुत ज्यादा इस वक्त इल्जामात लग रहे हैं। और ब्रिटेन ने इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होल्ड कर ली। ये बहुत संगीन निजाम है जो यूएई पर लग रहा है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत ये मतलब ओआईसी वर्ल्ड में किसी पर इस नौयत का इल्जाम लगना ये बहुत ही डेंजरस है। तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कैसे यूएई की लीडरशिप जो है उसको देखती है, अब देखना, इसलिए ओआईसी का इजलास भी नहीं हुआ, इसलिए अरब लीग भी इस पर नहीं, क्योंकि उनकी आपस में जब डिवीजन है, क्योंकि इल्जाम यूएई पर लग रहा है ना, तो ओआईसी का इजलास अब किसके खिलाफ जब बुलाएंगे, किसके खिलाफ बुलाएंगे? यूएई के खिलाफ थोड़ी बुला सकते हैं। तो ये बड़ा ही संगीन और सीरियस मामला है, हसास मामला है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज और आगाह करें।